हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने बहुत सारी जानकारी ले ली है। डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर, उनके बारे में हमने जानकारी ली और फिर उसके बाद में हमने डीएनए के ऊपर बहुत सारे प्रयोग भी किए। खैर वो दूसरे वैज्ञानिकों ने किए थे और हमने तो उनको पढ़ा था, लेकिन हमारे डीएनए के ऊपर जो प्रयोग थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। लगभग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक कौन सी विधि के द्वारा होती है। यानी कि हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन वैसे 3 टाइप की होती है या 3 विधियां होती है उसकी। कौन कौन सी? एक होती है संरक्षित विधि, दूसरी अर्ध संरक्षित विधि और तीसरी जो थी वो डिस्पर्जल विधि थी। ठीक है, और हमने ये कहा था कि जो डीएनए है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है, ठीक है ना, वो किसके द्वारा होती है? अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होती है। अर्धसंरक्षी विधि में होता क्या है कि जो डीएनए होता है अर्धसंरक्षी विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है और इसमें क्या होगा। अच्छा, बार बार में ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैडम बताओ तो सही कि भाई के डीएनए की एक स्ट्रैंड 5 to 3 डैश होती है तो दूसरी 3 to 5 डैश कैसे होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ मैं आपको कि ये चीज़ें मैं आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि इनको समझना थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप डायरेक्ट वही वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि अभी मैं क्लास में बताऊंगी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर और हमारा जो मेन आगे का टॉपिक है वो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है फर्स्ट और सेकेंड वीडियो के अंदर, सेकेंड क्लास के अंदर मैंने ये क्लियर कर दी थी कि यहाँ पर 5 to 3 क्यों है, ये 3 to 5 क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ उसमें क्लियर है। तो आप जाकर वो क्लासें देखिए पहले और फिर बाद में आगे की क्लासें देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप उसका पहले वाला वीडियो देखिए, है ना, ताकि आगे की चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। अब आपको यही नहीं पता कि भाई डीएनए के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, तो आगे क्या हम रेप्लिकेशन कैसे पढ़ेंगे और आगे की जो भी प्रोसेस है जैसे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है वो सब हम कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आप वो जाकर क्लासें देखिए। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? डीएनए की रेप्लिकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी और मैंने आपको बता रही हूँ कि भाई वो 3 विधियों के द्वारा होती है, संरक्षित विधि, अर्धसंरक्षित विधि और डिस्पर्सल मेथड। उसमें से सबसे मान्य जो विधि है वो कौन सी है? अर्धसंरक्षित विधि। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये सबसे मान्य है या इसी के द्वारा जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर प्रायोगिक प्रमाण जो है, इसका जो प्रायोगिक प्रमाण जो है वो 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था कि भाई ये डीएनए है, डीएनए की अर्धसंरक्षित विधि के द्वारा ही क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है या नहीं होता है। तो इसका प्रायोगिक परिमाण जो दिया था वो किसने दिया था? 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। अभी बताऊंगी उन वैज्ञानिकों के बारे में, किस पे प्रयोग किया, किस तरह से किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा है तो वो ध्यान देंगे कि डीएनए की अर्धसंरक्षित विधि 3 विधियां होती है, तो उसमें से मान्य है अर्धसंरक्षित विधि। अर्धसंरक्षित विधि में क्या होता है कि मान लीजिए डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है ना, और ये न्यूक्लियोटाइड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो डीएनए की ये दोनों श्रृंखलाएं जो है वो आपस में जो जुड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये 5 डैश, ये 3 डैश, ठीक है, जैसे कि ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। और कैसे होती है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है वैसे, क्योंकि हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया है। डीएनए के अंदर जो डीएनए होता है उन दोनों के बीच में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने का कौन सा एंजाइम कार्य करता है? हेलिकेज एंजाइम करता है। मैंने आपको बताया था कि हेलिकेज H से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी H मीनिंग उनकी होती है, H से स्टार्ट होती है उनकी मीनिंग। तो दोनों हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का कार्य करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद में क्या हुआ था, दोनों ही श्रृंखलाएं जो है वो अलग अलग हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इनके सामने जो है नई श्रृंखलाएं बनने लग जाती है। इस तरह से ये एक, इसके सामने भी इसकी नई श्रृंखला बन गई, ठीक है, और इसके सामने भी इसकी नई श्रृंखला बन गई इस तरह से। तो डीएनए की यहाँ पर फोटोकॉपी होगी। देखो, एक डीएनए था, डीएनए कितने थे यहाँ पर? एक था, लेकिन यहाँ पर कितने बन गए? एक ये और 2 ये, तो 2 डीएनए बन गए, 1 से 2 डीएनए बन गए। अब इसको अर्धसंरक्षित विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो डीएनए है, देखो इसमें यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये दोनों ही ब्लैक रंग की जो डीएनए की श्रृंखलाएं हैं ये पुरानी है ना, और यहाँ पर रेड कलर की जो श्रृंखलाएं हैं वो नई है। तो आप देखो कि फर्स्ट वाले डीएनए के अंदर भी पुराना जो डीएनए है उसका आधा भाग यहाँ पर उपस्थित है
और इस वाले डीएनए में भी पुराने डीएनए का आधा भाग 50% भाग यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब है कि जो नई पीढ़ी आएगी, डीएनए की जो नई पीढ़ी आएगी, उसमें आधा पार्ट जो होगा, है ना, 50% भाग जो होगा वो पुरानी पीढ़ी का होगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध संरक्षित विधि। अर्ध यानी आधा संरक्षित, यानी कि पहले वाला आधा संरक्षित हो जाएगा डीएनए, इसके अंदर पूरा नहीं होगा, क्योंकि आधा आधी जो है, यानी कि कुल मिला के एक एक जो है, या एक डीएनए के अंदर उसका आधा पार्ट जो है वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध संरक्षित विधि। अब हम ये क्यों कहते हैं कि भाई यही मान्य है, दूसरी डिस्पर्सल मेथड या फिर उसके ऊपर एक और उसके अलावा एक और थी, कौन सी, सुरक्षित विधि, वो दोनों मान्य क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रायोगिक प्रमाण, अगर मान लीजिए किसने प्रयोग जो किए भी होंगे ना, प्रयोग अगर उन्होंने किए भी होंगे तो उनका कोई रिजल्ट मिला नहीं। इसके ऊपर दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे कि भाई ये प्रूफ करने के लिए कि अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है, दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम क्या है और उन्होंने किस पे प्रयोग किए थे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक जानकारी देना चाहती हूँ कि आप जो हैं, हमारा जैसा कि चैनल है, चैनल का नाम है अडानी एजुकेशन, तो अब अडानी एजुकेशन का एक ऐप भी लॉन्च हो चुका है। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए अपनी इसमें फ़ोन में, और उसमें से आपको बहुत सारे वीडियोस के फ़ायदे मिल सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी क्लासेस होंगी। और अगर कोई बच्चा जो है वो पेड कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है कि हमें पेड कोर्स से पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस जो है जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ में वहाँ पर नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चलेगी साथ के साथ, है ना। यूट्यूब पर सारी टेस्ट सीरीज़ लगाना और सारी क्लासेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम जो हैं, हमने हमारी कोचिंग का जो ऐप लॉन्च किया है, जिसका कि नाम है अडानी एजुकेशन के नाम से ही ऐप लॉन्च हो चुका है। आप सभी उनको अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप बहुत सारी क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि भाई इसके प्रयोग जो है वो किसने किए थे। प्रयोग किए थे दो वैज्ञानिकों ने। डीएनए एक अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा ही रेप्लिकेट होता है, इसके ऊपर प्रयोग किए थे दो वैज्ञानिकों ने, जिसका कि नाम है मैथ्यू मेसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाल्हर। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल्हर, इन दोनों ने ये बताया कि भाई डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अब इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? तो प्रयोग के लिए वैसे हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया को लेते हैं। तो इन्होंने भी इकोलाई बैक्टीरिया को लिया। इन्होंने भी क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। अब क्या प्रयोग किया वो तो हम सीखेंगे ही। इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और डायरेक्ट देखिए इसमें से ये भी आप पूछा जा सकता है कि बताइए जो प्रायोगिक प्रमाण जो दिया था, या किसने ये प्रयोग किया था कि भाई डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा ही, ये किसने प्रयोग किया था? तो आपको वैज्ञानिकों के नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भाई मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल्हर। किसके ऊपर प्रयोग किया था? इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ये इकोलाई क्या है? ये जीवाणु है, ये ध्यान रखिए, ये जीवाणु है। अच्छा, जीवाणु है तो इसका मतलब ये कौन सी कोशिका हो गई? प्रोकैरियोटिक हो गई कि यूकैरियोटिक हो गई? बताओ, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। लास्ट क्लास में अगर मैंने आपको बताई थी एक चीज़, अगर आपने ध्यान से सुनी हो, तो मैंने आपको कहा था कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग बिल्कुल समान होती है। इसीलिए हम एक ही डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। चाहे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए की रेप्लिकेशन बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो भी आप वही चीज़ लिख के आओगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। या आपको पूछ लिया जाए कि यूकैरियोटिक पे बताओ या प्रोकैरियोटिक पे, दोनों पे अगर पूछी जाए, दोनों में से किसी पे भी पूछी जाए, तो आपको वही विधि लिखनी है। कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोकैरियोटिक में कौन सी होती है, यूकैरियोटिक में, ऐसा तो कुछ बताया नहीं, बता रही हूँ मैं आपको, दोनों में सेम टू सेम होती है। इसीलिए ये देखो इकोलाई के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया ना, जबकि इकोलाई तो प्रोकैरियोटिक है, हम लोग तो यूकैरियोटिक है। ठीक है, क्योंकि लगभग बिल्कुल समान ही होती है। आप ये समझ लीजिए बिल्कुल ही समान ही होती है। ठीक है ना, इस वजह से इन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिका को ले लिया, आसान रहेगा इसमें रेप्लिकेशन को पढ़ना। ठीक है, अब जीवाणु को इन्होंने क्यों लिया, चलिए वो बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो जीवाणु को इन्होंने क्यों लिया। जीवाणु, ये ध्यान रखना है, हर 20 मिनट के अंदर, जीवाणु हर 20 मिनट के अंदर अपनी एक नई पीढ़ी बना देता है। जीवाणु हर 20 मिनट के अंदर नई पीढ़ी बना देता है। इसका मतलब क्या है, नई पीढ़ी का बनाने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसका ये डीएनए है, ठीक है,
तो 20 मिनट होते ही इसकी नई जनरेशन आएगी और नई जनरेशन के अंदर ये बना लेगा क्या, 2 जीवाणु बना लेगा, 2 बैक्टीरिया बना लेगा। मान लो 1 से 2 बन गए बैक्टीरिया, तो इसके डीएनए जो होगा वो भी तो रेप्लिकेट होगा ना, डीएनए भी तो आएगा इसके अंदर, डीएनए भी तो आएगा। इसका मतलब कि 20 मिनट में आपको क्या बन जाएगा, 2 नए डीएनए मिल जाएंगे। इतना जल्दी फास्ट करो, समझ में आ रही है बात? 20 मिनट के अंदर तो 2 नए डीएनए मिल जाएंगे, तो कितना जल्दी अपना काम हो जाएगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, है ना। इसलिए इन्होंने क्या लिया, इकोलाई बैक्टीरिया को लिया। आसान भी है इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया का तो जो डीएनए होगा वो छोटा सा ही होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, है ना, जबकि मनुष्य के अंदर तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये 20 मिनट का मतलब क्या है कि 20 मिनट के अंदर ये अपनी नई ग्रोथ कर लेता है या नई पीढ़ी को ला देता है, नई पीढ़ी उत्पन्न कर लेता है। तो इसलिए इनको एक लेने का ये भी कारण था। ठीक है ना, चलिए ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिए फटाफट से, फिर इसका पढ़ते हैं प्रयोग। हो गया, चलो अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मैंने कहा आपको कि डीएनए जो है रेप्लिकेशन के टाइम पे उसमें अगर एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है तो उसमें क्या होगा कि 50% यानी आधा भाग डीएनए का पुराना वाला आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये मिटा रही हूँ मैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी ये प्रयोग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए के अंदर दोनों देखो ये ब्लैक कलर का डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। 20 मिनट होने के बाद में, अच्छा 20 मिनट छोड़ो आप, तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान लो कि ये डीएनए है और इसके सामने नई श्रृंखला बनेगी। ठीक है, तो नई श्रृंखला बनेगी तो क्या होगा, जैसे मैं रेड कलर में बना रही हूँ नई श्रृंखला, इससे 2 डीएनए बने। मान लीजिए कि एक डीएनए था, इससे 2 डीएनए बने, तो 2 डीएनए कैसे बनेंगे, जैसे एक तो इसके अंदर देखो, जैसे मान लो कि एक श्रृंखला तो ये हो गई, ठीक है, और नई श्रृंखला को मैं मान लीजिए कि नया कलर में एक रेड कलर में बना रही हूँ, ये रेड कलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये डीएनए जो था, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं ब्लैक कलर में थी। ब्लैक कलर का मतलब यहाँ पर कलर से नहीं है, मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा कि डीएनए के अंदर ये 2 पुरानी श्रृंखलाएं थी, अब नए जो डीएनए बने हैं, 2 डीएनए बने हैं ना, उसके अंदर देखो इन दोनों के अंदर ये पुराना वाला डीएनए है ना, अब इसकी पूरे की बात करें अगर हम इसको 100% ले, 100% ये डीएनए है दोनों श्रृंखलाओं का, तो 50% तो क्या होगा, 50% क्या होगा, पुराना डीएनए। इसके अंदर भी देखो 50% क्या है, पुराना डीएनए है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि हर पीढ़ी के अंदर पुराने डीएनए का 50% भाग उपस्थित रहता है। आ गई बात समझ में? इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई डीएनए है, हर पीढ़ी के अंदर पुराने डीएनए का 50% भाग उपस्थित रहता है, ये ध्यान से समझना। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि अगर 100% है, 100% डीएनए है, इसका हम अगर 50% ले तो कितना होगा, 100 का 50% कितना होगा, 50% होगा ना, 100 का 50%, 50%, मतलब इसके अंदर 50% डीएनए पुराना वाला आएगा। आ रही बात समझ में? और अगर हम 50 का 50% ले, 50 का भी 50%, इसका भी आधा करें, क्योंकि इसका भी तो आधा ही जाएगा आगे डीएनए, तो कितना होगा 25%, 25%। अब इसका भी हम क्या ले 50%, तो आगे कितना जाएगा बताओ, 12.5%। आई बात समझ में? सुनना ध्यान से भाई, 100% आपने ये वाला पुराना डीएनए लिया, ठीक है, इस डीएनए का अगली पीढ़ी में कितना जाएगा, 50%, ठीक है। अब इसका भी वापस क्या निकालना है, 50%, तो 50 का 50% कितना होगा, 25%, 25% का 50% निकालोगे तो कितना होगा, 12.5%। आ रही है बात समझ में? अब इसको हम समझेंगे एक प्रयोग के द्वारा, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रही हूँ फटाफट से। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने जो प्रयोग किया था, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। अब इन्होंने किया देखो, बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट है। अब देखना इन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने लिया बैक्टीरिया को, ठीक है, और बैक्टीरिया की वृद्धि करवाई। क्या करवाई, बैक्टीरिया की वृद्धि करवाई, ठीक है। अब चलो ले लेते हैं बैक्टीरिया को, ले लेते हैं। इन्होंने लिया बैक्टीरिया को,
इन्होंने लिया एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया को लिया, इस बैक्टीरिया, अच्छा इसमें क्या करवाई, बैक्टीरिया की वृद्धि करवाई। ये लो ये बैक्टीरिया है, इसमें मान लो कि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, डीएनए भी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि ये डीएनए है, डीएनए पड़ा है इसके अंदर, इस तरह से इसमें डीएनए पड़ा है। ये बैक्टीरिया है कौन से, ये कौन से बैक्टीरिया है, ये इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया है ये, और इकोलाई बैक्टीरिया की हम क्या करवा रहे हैं, सबसे पहले ग्रोथ करवा रहे हैं, उनकी वृद्धि करवा रहे हैं। लेकिन वृद्धि ऐसे ही नहीं करवा रहे, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नहीं, एक्चुअल में तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने किया था, इसके अंदर कोई चीज भर दी, इस पेट्री डिश में कोई चीज भर दी। अब वो चीज क्या थी, वो चीज थी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या भरा इन्होंने, NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भर दिया इन्होंने, अमोनियम क्लोराइड भर दिया। अब अमोनियम क्लोराइड जब इन्होंने भरा तो एक चीज बताओ, इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड लिया था इन्होंने, तो ये जो नाइट्रोजन लिया था, ये नाइट्रोजन लिया था इन्होंने N15 प्रकार का, N15 प्रकार का, ठीक है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, एक तो भारी समस्थानिक जिसे हम कहते हैं N15 और एक होता है हल्का समस्थानिक जिसे कहते हैं N14। एक तो भारी समस्थानिक जिसे N15 कहते हैं, ये तो क्या होता है, भारी होता है, भारी होता है। देखो ना, भारी से वैसे पता चल जाएगा ना, N15 15 बड़ा है तो ये भारी हो गया, ये वाला हल्का है तो ये क्या हो गया, हल्का नाइट्रोजन का समस्थानिक हो गया, नाइट्रोजन का समस्थानिक हो गया ना, ये हल्का हो गया, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो अमोनियम क्लोराइड लिया था, NH4Cl जो लिया था इन्होंने, उसमें इन्होंने रखा कौन सा, N15 प्रकार का समस्थानिक रखा। अरे भाई समझ में आ रही है, इन्होंने प्रयोग किया किस पे किया, इकोलाई के ऊपर किया, इकोलाई की ग्रोथ करवाई, किसके अंदर, एक पेट्री डिश ली, इकोलाई को उसमें डाल दिया, ठीक है। अब उसकी वृद्धि करवा रहे, वृद्धि का मतलब कि नए नए जीवाणु बना रहे हैं, तो नए जीवाणु बनाने हैं, लेकिन इसको ऐसे खाली नहीं रखा, इसमें रख दिया इन्होंने क्या, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड रख दिया। अब इस अमोनियम क्लोराइड का जो आइसोटोप है, यानी कि सॉरी, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है, ये समस्थानिक है, वो कौन सा है, N15 प्रकार का है, N15 प्रकार का है, ठीक है। और ये जो है वो क्या होता है, भारी समस्थानिक होता है। तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर जो डीएनए बनेंगे, इसका जो ये जो इकोलाई है, नए नए जो इकोलाई बनते जा रहे हैं, तो नया इकोलाई के अंदर जो डीएनए होगा, ये डीएनए क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इसका जो नया डीएनए बनेगा, मान लो कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस तरह से, ये डीएनए बनेगा, तो डीएनए के अंदर कौन आ चुका है, N15 प्रकार का नाइट्रोजन आ चुका है ना। अब नाइट्रोजन पूछना मत कि भाई मैडम नाइट्रोजन इसमें कैसे होता है, स्ट्रक्चर पढ़ोगे डीएनए की तो समझ में आ जाएगा, वो पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वाली क्लास से जाकर देखो, वहां पर समझ में आएगा कि भाई नाइट्रोजन इसमें कर क्या रहा है। तो नाइट्रोजन का, अब यहाँ पर N15 प्रकार का नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर इन्होंने इस डीएनए ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो डीएनए की ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, ये भी कौन सी हो गई, N15 प्रकार की, और ये भी कौन सी हो गई, N15 प्रकार की। N15 वाला अवशोषित कर लिया इसने, तो दोनों ही डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो है वो N15 हो गई। मतलब ये डीएनए कैसा हो गया बताओ, भारी हो गया कि नहीं हो गया, दोनों श्रृंखलाएं N15 है। इसका मतलब है कि ये डीएनए कैसा हो गया, ये डीएनए जो है ये कौन सा हो गया, भारी हो गया, भारी डीएनए हो गया, भारी हो गया ना, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, जब डीएनए को, एक तो होता है भारी डीएनए, अब अगर भारी डीएनए है तो हल्का डीएनए भी आएगा, आ सकता है ना, भारी है तो हल्का भी आ सकता है, और इन दोनों के बीच की अवस्था भी आ सकती है ना तो वो पूरी तरह से भारी ना वो पूरी तरह से हल्का, मतलब बीच की अवस्था, यानी एक श्रृंखला तो भारी और एक श्रृंखला हल्की भी आ सकती है। तो 3 प्रकार के डीएनए हो सकते हैं ना, कैसे हो सकते हैं वो अपन पढ़ेंगे आगे। मुझे बताओ, चलो मैं बताती हूँ आपको कि अगर मुझे डीएनए को, हल्के डीएनए और भारी डीएनए को अलग करना है, मान लो ये तो भारी डीएनए है, अब ऐसा ही अगर हल्का डीएनए आ जाए, है ना, तो अगर मुझे उनको अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको अपकेंद्रीकृत करना पड़ेगा, या उसको अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा उनको अलग करना पड़ेगा। तो अपकेंद्रीकरण विधि कुछ नहीं है, ऐसे इस तरह की एक अपकेंद्रण का एक साधन वाधन लेना है और उसके अंदर भर देना है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। और अच्छा, सीजियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है इसके अंदर डीएनए को पृथक करने के लिए, हल्के और भारी डीएनए को पृथक करने के लिए सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ना।
अब क्या होगा कि जैसे सीजियम क्लोराइड इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पर अगर मान लो कि हल्का डीएनए, सॉरी भारी डीएनए है, अब ये भारी डीएनए है, मान लो अपकेंद्रीकरण करें। अपकेंद्रीकरण में क्या होता है कि फटाफट वो अपने, आपने विधि नहीं पढ़ी है, जैसे कि दही और अपने दही को अगर मिलाते हैं तो दही में से जो हल्का हल्का जो उसका वो माखन होता है वो तो ऊपर आ जाता है और भारी भारी जो छाछ होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो वो भी तो अपकेंद्रीकरण विधि तो है, उसमें तेजी से हिलाया जाता है सब्सटेंस को, तो यहाँ पर भी हिलाएंगे, है ना। और यहाँ पर जब पदार्थ को अपकेंद्रीकृत कर दिया जाएगा तो जो डीएनए होगा वो डीएनए क्या हो जाएगा, अच्छा ये डीएनए भारी है, ये डीएनए भारी है, तो डीएनए कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर तलवे के अंदर, यहाँ पर सबसे नीचे की ओर आ जाएगा। यानी कि जब इसको अपकेंद्रीकरण करेंगे तो डीएनए सबसे पीछे की ओर, ये सबसे नीचे की ओर बैठा रहेगा क्योंकि वो भारी डीएनए। तो ये भारी डीएनए जो होता है ना वो कहाँ बैठ जाता है, भारी डीएनए जो होता है वो तली के ऊपर नीचे की ओर बैठ जाता है, ये सबसे नीचे की ओर बैठ जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ये भारी है। एक बार वापस समझेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक कोई माध्यम लिया और उस माध्यम के अंदर इन्होंने डीएनए को ग्रोथ करवाई, और इस डीएनए की ग्रोथ के अंदर इन्होंने इसकी ग्रोथ किसकी प्रेजेंस में करवाई, NH4Cl की प्रेजेंस में। लेकिन ये जो NH4Cl था इसके अंदर जो ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन किस प्रकार का था, ये कौन सा समस्थानिक था। नाइट्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, एक तो N15 जो कि भारी होता है, एक N14 जो कि हल्का होता है समस्थानिक। तो इन्होंने सबसे लिया भारी वाला सबसे पहले लिया। तो यहाँ के जो डीएनए बनेंगे, नए जो डीएनए बनेंगे, उन डीएनए ने N15 को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं कैसी हो गई, भारी हो गई, मतलब ये डीएनए भारी प्राप्त हुआ। अब अगर इसका अपकेंद्रीकरण करवाएं अगर हम, तो डीएनए हमें कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे की ओर मिलेगा, है ना, सबसे नीचे की ओर डीएनए मिलेगा, क्योंकि वो भारी है तो भारी है तो नीचे मिलेगा, अगर हल्का होगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। प्रयोग नंबर पहला तो हो गया। अब इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, मेरे को इसको मिटाना है। हो गया, क्लियर है, चलो मिटा दो इसको। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, इस जीवाणु को उठाया, यहाँ से उठाया, NH4Cl के NH4 जिसमें नाइट्रोजन जो था वो 15 प्रकार का था, इसका आइसोटॉप जो था वो 15 प्रकार का था, यहाँ से इसको इस जीवाणु को उठाया और दूसरे में डाल दिया, दूसरी माध्यम में ग्रोथ करवाई इसकी, दूसरी पेट्री डिश में डाल दिया। अब इसको अब उठाया यहाँ से और दूसरी पेट्री डिश में डाल दिया। तो मान लो कि अब इन्होंने ग्रोथ करवाई किसमें, यहाँ पर एक और पेट्री डिश ले लो, इसको लिया और इसके अंदर अब आपको क्या करवानी है, इसकी ग्रोथ करवानी है। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। अब इन्होंने इसकी ग्रोथ करवाई इसके अंदर। तो अब अच्छा, अब जो माध्यम लिया इन्होंने, ये माध्यम भी तो लेंगे ना, इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो भरी पड़ी रहनी चाहिए ना। तो पहले इन्होंने क्या किया था, NH4Cl जिसमें नाइट्रोजन जो था नाइट्रोजन का जो अपस्थानिक था वो कौन सा था, N15 प्रकार का, यानी कि भारी अपस्थानिक था। अब इन्होंने यहाँ पर लिया NH4Cl जिसके अंदर जो नाइट्रोजन का अपस्थानिक था वो कौन सा था, N14 टाइप का। क्या था, N14 टाइप का। तो अब यहाँ पर देखना होता क्या है, गजब की बात ये होती है कि इसके अंदर भी डीएनए बनेगा। ये डीएनए है, ये डीएनए की पुरानी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन ये डीएनए अब क्या करेगा, इस N14 को भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले सिर्फ N15 था उसके अंदर, अब इस N14 को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर अब मैं मान लो कि डीएनए की जो नई श्रृंखला है वो मैं रेड कलर में बना रही हूँ, नई श्रृंखला मैं रेड कलर में बना रही हूँ। तो आधा डीएनए तो इसमें कैसा था, N14 प्रकार का, ठीक है, यहाँ आगे करके बना रही हूँ मैं। आधा डीएनए तो था, सॉरी आधा डीएनए जो था वो तो था N15 प्रकार का, क्योंकि पहले से ही था वो तो N15। तो आपने इस N15 को उठाकर N14 वाले माध्यम में रखा, तो N14 को भी इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आधा तो पहले था क्या, N15 प्रकार का था, और आधा अब इसके अंदर कौन सा हो गया, N14 प्रकार का, N14 प्रकार का हो गया। आ रही है बात समझ में, N14 प्रकार का हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा एक तो है N14, ये तो है N15 और एक क्या हो गया, N14। तो ये इसको, इस डीएनए को, अब इस डीएनए को हम क्या कहेंगे, संकरित डीएनए। संकरित क्यों, संकरित डीएनए क्यों कहेंगे, संकरित क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखो एक तो श्रृंखला है वो N15 है और एक श्रृंखला क्या है, N14 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम 100% पुराना डीएनए बात कर रहे हैं 100% की, तो 100% में से देखो 50% जो है वो पुराना वाला है, 50% तो पुराना वाला है, और 50% जो है N15 क्या है, नए तो है।
तो ये नए तो है, तो ये कितना है, ये भी तो 50% है। खैर नए की छोड़ो आप तो, लेकिन पुराना वाला डीएनए कितना है, ये 50% है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो फिर चेंज होता रहेगा और आगे। तो 50% तो पुराना डीएनए और नया 50% ही हो गया, लेकिन पुराना कितना है, 50% है। आगे बात समझ में, सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाई, किसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई हमने, N15 वाले माध्यम में ग्रोथ करवाई। तो डीएनए पूरा का पूरा N15 था, क्योंकि N15 को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा का पूरा N15 था। फिर यहाँ से डीएनए को उठाया और इसमें ग्रोथ करवाई, N14 वाले माध्यम के अंदर ग्रोथ करवाई। तो N14 को भी इसने एब्जॉर्ब किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया। देखो पुराना वाला अभी तक भी है, इसमें N15 है, मतलब एक नई श्रृंखला N14 की बनी, लेकिन एक श्रृंखला तो पुरानी वाली थी, N15 टाइप की ही थी। आगे बात समझ में। और दूसरी चीज ये कि डीएनए जो होता है, हम बात करते हैं जीवाणु की, तो जीवाणु जो होता है वो 20 मिनट के बाद में क्या करता है, अपनी पीढ़ी, नई पीढ़ी बनाता है। तो जैसे ही आपने इसमें रखा तो 20 मिनट के बाद में ये वाला संकरित डीएनए प्राप्त हो गया। अगर हम इसकी साइंटिफिकेशन करें, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका हम क्या करें, अपकेंद्रीकरण करें, अपकेंद्रीकरण करें, ठीक है, इसका अगर हम अपकेंद्रीकरण करें तो ये वाला जो डीएनए है ये क्योंकि संकरित है, तो ना तो ये हल्का है ना ये भारी है, तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो ये जो डीएनए है ये कहाँ पर मिलता है, ये यहाँ पर बीच में मिलता है। इसकी जो ये लाइनिंग बनेगी ना, ये कहाँ पर बनेगी, बीच में। तो ये किस प्रकार का है, ये N15 N14 प्रकार का है। ठीक है, N15 N14 प्रकार का है, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं N15 वाली भी है N14 वाली भी है। आगे बात समझ में, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हो गया, मिटा दो इसको। चलो अब हम इसको पूरी तरह से डायग्रामेटिकली हम समझेंगे क्या हुआ। आपको क्या करना है, 20 मिनट के बाद में नई नई पीढ़ी बनाती जाना है, नई पीढ़ी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि प्रथम पीढ़ी कितने मिनट के बाद में प्राप्त होगी, तो 20 मिनट के बाद में। अगर मैं आपसे बोलूं कि द्वितीय पीढ़ी कब प्राप्त होगी, बताओ द्वितीय पीढ़ी कब प्राप्त होगी, तो आप क्या कहोगे, 20 का डबल, 20 क्या हो जाएंगे, 40। अगर मैं कहूँ कि तृतीय पीढ़ी कब प्राप्त होगी या तीसरी पीढ़ी कब मिलेगी, तो 20 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, चौथी पीढ़ी, पांचवी, इस तरह से अगर मैं बोलती जाऊं तो आपको डीएनए को आपको क्या करना है, 20-20 मिनट ऐड करते जाना है और आपके पास समय आ जाएगा उसका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ डीएनए जो बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है, उसकी 5वीं पीढ़ी कब प्राप्त होगी, तीसरी पीढ़ी कब प्राप्त होगी, ऐसे समझना ध्यान से। देखना हमने क्या किया था, सबसे पहले नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया था N15 प्रकार का। तो डीएनए जो था इस तरह से, इसके अंदर हमने ग्रोथ करवाई, इसकी ये ग्रोथ करवाई। तो ग्रोथ की थी तब ये भी कितना प्रकार का था, N15 प्रकार का। नए जो डीएनए, नया जो वो बना था अपना, हमने ग्रोथ उसमें करवाई थी, हमने उगाया ही उसमें था। तो पूरी तरह से डीएनए कैसा था, N15 प्रकार का। तो ये N15 प्रकार का है, ये भी N15 है, मतलब ये कैसा है, भारी डीएनए है, भारी डीएनए है। अब क्या किया हमने, 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद हमने क्या किया था, 20 मिनट के बाद में तो नया डीएनए मिलेगा, लेकिन हमने इसको उठाकर हमने किसमें डाल दिया था, N14 वाले माध्यम में। तो N14 वाले माध्यम में जैसे ही डाला तो उसके 20 मिनट के बाद में जो नया डीएनए प्राप्त होगा। अब नए डीएनए के अंदर, अच्छा हमने लिया क्या था, N14 वाला माध्यम लिया था ना, तो आधा तो N14 आ गया और आधा क्या हो गया, N15 वाला। तो यहाँ पर देखो देखो, ये पहले तो दोनों श्रृंखलाएं क्या होगी, अलग होगी, इस तरह से ये दोनों श्रृंखलाएं क्या होगी, अलग होगी। और फिर इनके ऊपर नई श्रृंखला आ जाएगी, कौन सी, N14 वाली। तो ब्लैक कलर में तो कौन सी है, कितना गंदा सा बना है, ये तो हो गया N15, ये भी N15, लेकिन ये N14 और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, N14, ये इस तरह से, ये N14। तो मतलब 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में डीएनए का क्या हुआ, डीएनए के बच्चे बने ना, नई जनरेशन आई। तो नई जनरेशन के अंदर
पुराना वाला डीएनए कितना था, देखो 50% है, इसमें भी आधा 50%, इसमें भी आधा, यानी कि 50% डीएनए जो था वो पुराना वाला था। अब मुझे एक बात बताओ 20 मिनट के अंदर डीएनए कितने बने, 2 बने ना, 2 ही डीएनए बने, ठीक है। अब अगर हम इसमें वापस 20 मिनट जोड़े, मतलब कि पहली पीढ़ी है ये, तो ये तो कौन सी है, ये प्रथम पीढ़ी है। आपको प्रथम पीढ़ी कितने मिनट बाद में प्राप्त होती है, 20 मिनट बाद में। अब मैं पूछूंगी द्वितीय पीढ़ी कब प्राप्त होगी, तो 20 में, क्योंकि 20 मिनट बाद में ग्रोथ करता है, तो 20 में क्या जोड़ दोगे, 20, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 40 मिनट, 40 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद क्या होगा, 40 मिनट के बाद क्या जादू हो जाएगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले तो ये जो पुरानी श्रृंखलाएं हैं वो अलग अलग होगी, अलग होना लिखा ही है किस्मत में इनकी, क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होगी तो नई श्रृंखलाएं कैसे जुड़ेगी। तो सबसे पहले, अच्छा अब ये बाद में N14 में ही ग्रोथ करेगा, N14 में ही ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर N15 में ग्रोथ करवाया था, उसके बाद में N14 में ही ग्रोथ करेगा। तो प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, हमें डीएनए जो मिलेगा वो कैसा होगा, संकृत डीएनए, संकृत डीएनए मिलेगा, संकृत डीएनए मिलेगा। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं कि इसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, अगर मान लो हमने इसका अपकेंद्रीकरण करवाया, तो डीएनए जो होगा हमें कहां पर मिलेगा, सबसे नीचे की ओर, यहां पर मिलेगा डीएनए, सबसे नीचे की ओर मिलेगा। और ये वाला जो डीएनए है ये किस प्रकार का है, N15 प्रकार का है, N15 प्रकार का है, मतलब ये भारी डीएनए है, भारी डीएनए है। मैं यहां पर लिख रही हूं इसका अपकेंद्रीकरण, तो ये डीएनए कैसा है, भारी है, क्योंकि N15 है इसके अंदर, तो ये नीचे की ओर मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाऊं, अपकेंद्रीकरण करवाऊं, तो मुझे बताओ कि ये डीएनए अपने को कहां पर मिलेगा, सबसे नीचे, सबसे ऊपर या बीच में। तो ये है कौन सा डीएनए, संकृत डीएनए है। संकृत डीएनए हमें कहां पर मिलेगा, बीच में मिलेगा, यहां पर बीच की ओर मिलेगा। तो ये वाला डीएनए जो है ये कौन सा है बताओ, N14, N15, या पहले N15 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, N15, N14 प्रकार का है। तो ये संकृत डीएनए है, ये संकृत डीएनए इसलिए बीच में मिला ये। अब यहाँ पर 40 मिनट के बाद में इसकी नई पीढ़ी आएगी, तो नई पीढ़ी के लिए आप इनको क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे। अच्छा एक बार और, प्रथम पीढ़ी में डीएनए कितने मिले, 2। अब आएगी अपनी सेकंड पीढ़ी, तो सेकंड पीढ़ी में सबसे पहले तो इनको अलग अलग करो। इसको आपने अलग कर दिया पुराने वाले को, मतलब ये बिल्कुल N15 वाला अलग कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपने किया N14 वाले को अलग कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में, अच्छा चलो अब हमें क्या डालना है, एक चीज बताओ, हम इसमें ग्रोथ किस में करवा रहे हैं, N14 में करवा रहे हैं, तो N14 में इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, या फिर मैं पहले सभी को अलग अलग कर ही देती हूँ, ठीक है। इनको भी अगर हम अलग करें तो इनके अंदर भी एक तो N15 वाला, ये N15, ये N14, ये N15, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, ये कौन सा है, N14। सबसे पहले तो आपने कर दिया अलग अलग। अब हम ग्रोथ किस में करवा रहे हैं, N14 में, तो N14 वाला डीएनए आएगा, तो N14 इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, N14 इस पे भी लग जाएगा, N14 इस पे भी लग जाएगा, और N14 इस पे भी लग जाएगा। आ गई बात समझ में। सबसे पहले आपने इनको अलग अलग किया, N14 में ग्रोथ करा है, तो N14 वाला ही इसके अंदर नई स्ट्रैंड आएगी। तो दूसरी पीढ़ी में आपको मिले कितने डीएनए, दूसरी पीढ़ी है ना, ये वाली प्रथम पीढ़ी थी, अब ये क्या थी, द्वितीय पीढ़ी है, तो द्वितीय पीढ़ी में डीएनए कितने मिले आपको, 4 डीएनए मिले। और 4 में से अगर आप देखो तो देखो ये N14, ये N15, ये वाला कौन सा है, N14, ये दोनों ही N14 के हैं। तो ये वाला तो है संकृत डीएनए, ये वाला हल्का डीएनए, बिल्कुल हल्का डीएनए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, N14 है, तो हल्का हो गया। ये वाला क्या है, ये संकृत है, संकृत डीएनए है। और ये वाला जो है ये क्या है, हल्का डीएनए है, क्योंकि इसमें भी क्या है N14 और ये भी क्या है N14 है।
आ गई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? देखो सबसे पहले डीएनए को N15 वाले माध्यम में ग्रोथ करवाया तो भारी डीएनए मिला क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया था N15 को, तो इसकी वजह से जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो ये सबसे नीचे की ओर मिला, डीएनए सबसे नीचे की ओर था, भारी था ना। फिर 20 मिनट के बाद में जब इसको फिर निकाल कर हमने क्या किया, NH4Cl के माध्यम में इसको डाल दिया, ठीक है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो, वो तो वैसे भी NH4Cl ही था, लेकिन नाइट्रोजन जो था वो N14 था, तो यहाँ पर N14 वाली श्रृंखला भी आ गई। तो दोनों डीएनए मिले हमें संकृत डीएनए। जब इनका अपकेंद्रीकरण करवाया तो ये बीच में, इसकी लाइन बीच में आई। फिर उसके देखो अब हमें पीढ़ियाँ ज्ञात करनी है। पहली पीढ़ी जो है हमें 20 मिनट बाद में मिलेगी, दूसरी पीढ़ी हमें कब मिलेगी, 40 मिनट बाद में, क्योंकि प्लस 20 कर देना है। 40 मिनट बाद के अंदर अपने को डीएनए कितने मिले, 4 प्रकार के डीएनए मिले। ये 4 डीएनए मिले, प्रकार के नहीं, 4 डीएनए मिले। उसमें से देखो 2 तो आपके पास कैसे हैं, हल्के, और 2 कैसे हैं, संकृत। 2 कैसे हैं, संकृत। इसका मतलब समझ में आया? यहाँ पर 100 का 50% कितना था, 50%। तो 50% डीएनए जो था इसके अंदर संरक्षित था। इसमें भी देखो 50%, इसमें भी 50%। फिर मैंने आपको कहा था 50 का 50% कितना होता, 25%। तो देखो ये दोनों तो बिल्कुल ही हल्के हैं, और अगर हम चारों की वो देखें प्रतिशतता ज्ञात करें तो 25%। देखो यहाँ पर क्या रह गया, 25% ही रह गया, ये 25% ही तो रह गया ना, ठीक है। इसमें भी 25, इसमें भी 25%। अगर इन दोनों में 25-25 होता तो फिर तो फिर 50 फिर वो तो 100% हो जाता। तो 25-25% जो है यहाँ पर डीएनए आपको मिला। अब अगर इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई जाए, इसका अपकेंद्रीकरण करवाया जाए, तो हमें जो डीएनए मिलेगा वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा। देखो 2 तो कैसे हैं, हल्के हैं, तो 2 तो यहाँ, एक लाइन तो आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये हल्का डीएनए है, हल्का डीएनए है, और हल्का डीएनए का मतलब क्या है, N14, ठीक है। और एक क्या है, भारी डीएनए है, सॉरी 2 क्या है, संकृत डीएनए है। तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, बीच में मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो बीच में मिलेंगे, और ये वाले कौन से हो जाएंगे, N14 प्रकार का डीएनए, यानी कि यह है संकृत डीएनए, यह है संकृत डीएनए। आगे बात समझ में, ये प्रयोग किया था किसने, 2 वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम क्या है, मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टालहेन, ठीक है। किस पे किया था, इकोलाई जीवाणु के ऊपर किया था। कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत कुछ किया वैसे तो। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जीवाणु की ग्रोथ करवाई। जीवाणु की ग्रोथ किसके अंदर करवाई, ऐसे माध्यम के अंदर जिस माध्यम में क्या था, NH4Cl था। लेकिन NH4Cl के अंदर जो नाइट्रोजन का आइसोटोप था, समस्थानिक था, वो कौन सा था, N15 प्रकार का। पहले तो उसमें ग्रोथ करवा दी, ठीक है। देखो वापस ध्यान से सुनना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, है ना। उसमें ग्रोथ करवा दी, उसको वहाँ से निकाला और उसको डाल दिया किसके अंदर, नए माध्यम में, जिसके अंदर क्या था, NH4Cl पड़ा था। लेकिन उसका जो आइसोटोप था, नाइट्रोजन का जो आइसोटोप था, वो कौन सा था, N14 प्रकार का। तो जैसे ही उसमें डाला, उसके 20 मिनट बाद में क्या होगा, नई पीढ़ी प्राप्त होगी। उसके बाद में नई पीढ़ी प्राप्त होगी ना, अपने को नई पीढ़ी उसमें ग्रोथ करवाएंगे। आपने तो उसको, देखो मेरी बात समझना, यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये बच्चों को आती है कि 20 मिनट कौन से, पहले वाले 20 मिनट की बेगे N15 वाले से काउंट करने हैं कि उसमें डालने के बाद काउंट करने। मेरी बात सुनो, जैसे कि ये वाला है, इसके अंदर जब आपने ग्रोथ करवाई थी तो ये तो क्या था, N15 प्रकार का था, N15 प्रकार का था, ठीक है। फिर यहाँ से निकालने के बाद में आपने इसको ग्रोथ करवाई N14 में, तो ये तो मेरी बात सुनो, इन्हीं को निकाल कर आपने इसमें डाला ना, तो ये कोई नई पीढ़ी थोड़ी हो गई क्या, ये नई पीढ़ी नहीं है। अब इससे अगर मान लो कोई बैक्टीरिया बनता है तो वो नई पीढ़ी, तो वो कब मिलेगी अपने, 20 मिनट बाद में। तो 20 मिनट बाद में अगर वो मिलेगी तो पहले इसके अंदर N15 था, तो अब इसमें N14 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20 मिनट बाद में N14 और N15 दोनों ही आ जाएंगे। तो यही तो हुआ यहाँ पर, देखो प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है, 20 मिनट के बाद में प्रथम पीढ़ी हुई, तो N14 भी था, N15 भी था, मतलब ये संकलित डीएनए थे, ठीक है। अगर भारी डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए, अपकेंद्रीकरण करवाए, तो नीचे प्राप्त होगा, सबसे तलहटी में डीएनए मिलेगा आपको। और इसके अंदर देखना, इसमें लेते हैं क्या है हम, CaCl, सीजियम क्लोराइड लेते हैं अपकेंद्रीकरण के लिए। अपकेंद्रीकरण के लिए अपन क्या लेंगे, माध्यम कौन सा लेंगे, अरे मेरी बात सुनो, आपने कोई डब्बा लिया,
या मिक्सी लिया आपने, है ना, उसमें भी ऐसे जोर जोर से हिलाते हैं। तो मान लो कि मुझे कोई चीज़ बनानी है ना, जैसे मुझे चटनी बनानी है, तो चटनी के लिए मैंने उसमें सामान डाल दिया, लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, जो भी है, मुझे नहीं आती बनाना, उसमें डाल दिया। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि भाई उसमें पानी भी तो डालेंगे, सिर्फ लहसुन प्याज डालने से थोड़ी काम कर देंगे, जो उसके अंदर क्या डालेंगे, लिक्विड के माध्यम के लिए क्या डालेंगे, पानी भी तो डालेंगे। तो यहाँ पर भी तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे लिक्विड माध्यम लिया होगा, तो इन्होंने लिया सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया। ठीक है, अब दूसरे में जब सेकंड पीढ़ी प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, तो प्रथम पीढ़ी के अंदर अपन ने जो डीएनए मिला था वो संकरित डीएनए था, क्योंकि नाइट्रोजन का आइसोटोप N14 को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो संकरित है तो मतलब ना तो ये हल्का है, ना ये पूरी तरह से भारी है, तो ना तो ये नीचे की ओर बैठेगा, ना ही ये ऊपर की ओर जाएगा, ये कहेगा मैं बीच में तरूंगा। तो ये N14 N15 प्रकार का हो गया, यानी कि ये संकरित हो गया। उसके बाद में देखो 20 मिनट के बाद में कौन सा, कितने 20 और जोड़ दो, तो नई पीढ़ी कब मिलेगी अपने को, 40 मिनट के बाद में नई पीढ़ी वापस कब मिलेगी, इसके जस्ट 20 मिनट, इसका जस्ट 20 मिनट का मतलब 40 मिनट। 40 मिनट के बाद में जब डीएनए मिलेंगे तो एक डीएनए से कितने बने, अब 2 से कितने बने, देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, है ना, डबल करने, अरे सॉरी 4 से 6 कहाँ से आ जाएंगे, 4 से 8 ही आएंगे ना, हाँ ठीक है ना। तो 2 से अपने को मिले कितने, 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। तो 4 डीएनए मिले, 4 में से 2 कैसे हैं, हल्के हल्के हैं, 2 कैसे हैं, संकरित है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा है, ये प्रयोग क्या कह रहा है कि पुराना वाला जो डीएनए है वो आधा आधा चलता जाता है, आधा आधा ही आगे जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि सभी के अंदर पुराना पुराना रहेगा, ऐसा नहीं कह रहे हम। ये मत सोच रहे हैं मैडम इसमें भी आधा होना चाहिए था ना, अरे इसमें नहीं, टोटल का हम आधा कर रहे हैं, जितना भी डीएनए बन रहा है उसका टोटल का हम पहले वाले का आधा कर रहे हैं। यहाँ पर 50% था, तो 50 का 50 कितना होगा, 25% ही होगा ना, आधा आधा करते जा रहे हैं, तो 25% हो गया नहीं है, ठीक है। और द्वितीय पीढ़ी हमें मिल गई। अब अगर इसमें 2 तो हल्के मिल रहे हैं, 2 संकरित, तो यहाँ पर अगर हम इसका अपकेंद्रीकरण करवाएं तो एक तो आएगी अपने को बीच में लाइन जो कि संकरित है, और एक सबसे ऊपर लाइन मिलेगी जो, क्योंकि वो हल्का है। अगर भारी होता तो ये नीचे भी, लेकिन भारी तो कोई है ही नहीं, आपने देख लिया। अब मैं आपको कहूँ कि बताइए तीसरी पीढ़ी कितने मिनट बाद मिलेगी। प्रथम पीढ़ी 20 मिनट बाद, द्वितीय पीढ़ी 40 मिनट बाद। अब बताओ तीसरी पीढ़ी कब मिलेगी, 60 मिनट के बाद। और 60 मिनट के बाद मिलेगी तो मुझे बताओ कि डीएनए कितने प्राप्त होंगे। 60 मिनट के बाद में अगर नेक्स्ट पीढ़ी अपने को तृतीय पीढ़ी मिल रही है तो डीएनए कितने बनेंगे। अरे भाई सबको क्या करना है, इनको पहले तो अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो, इसकी श्रृंखला अलग, उसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इनको अलग अलग कर दो। और उनके ऊपर अपने को क्या जोड़ते जाना है, नया नया डीएनए। कौन सा, N14 प्रकार का, N14 प्रकार का जोड़ते जाना है, ठीक है। फिर आप देख लोगे, खुद ही देख लोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मिली है। आगे बात समझ में, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका प्रयोग है। यहाँ से थोड़ा कट गया है, यहाँ से कट गया है, तो मैंने कुछ भी नहीं है, ये वाला जो डीएनए ना, ये सेम टू सेम ऊपर बना रखा है, ठीक है। और इसमें भी आप लिख सकते हो, ये वाला जो था वो N14 था, है ना, ठीक है। तो संकरित बोला था ना मैंने आपको, तो कुछ नहीं है, ब्लैक वाली को अलग किया, रेड वाली को अलग किया, और उसके ऊपर रेड जोड़ दिया, अपन ने नई नई श्रृंखलाएं जोड़ दी थी, ठीक है ना। ये था, इसमें और कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है प्रयोग किसका, मैथ्यू मेसेल्सन का और स्टाल्हे का प्रयोग। 1958 में इन्होंने प्रयोग किया था, और ये बताया था कि भाई डीएनए जो है वो अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा ही ग्रोथ करता है या अपनी नई पीढ़ी बनाता है, ठीक है। अर्धसंरक्षी विधि क्यों, क्योंकि अर्धसंरक्षी विधि का मतलब क्या है, आधा डीएनए, पुराना वाला डीएनए का आधा डीएनए जो है वो अगली पीढ़ी में जाएगा। ये पुराना डीएनए था, इसका ये आधा डीएनए देखो नई पीढ़ी में गया, फिर इनका भी आधा गया, पूरी तरह से नहीं गया, सभी में तो कहाँ आया, 2 में ही आया ना, फिर इनका भी फिर आधा आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पुराना वाला जो डीएनए है वो आधा आधा करके, यानी कि उसका आधा भाग जो है वो नई जनरेशन के अंदर जाता है। इसे हम कहते हैं अर्धसंरक्षी विधि, और इसका कंप्लीटली प्रमाण भी इन्होंने दे दिया था इस प्रयोग के द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूछा जा सकता है कि बताइए डीएनए जो है वो अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा ही अपनी ग्रोथ करता है, तो उसके पक्ष में आप प्रायोगिक प्रमाण दीजिए, या किसने इसके ऊपर प्रयोग किया था। तो दोनों वैज्ञानिकों का नाम लिखना है, प्रयोग भी आपको लिखना है, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि क्लास हमारी वैसे तो 6 बजे आती है, लेकिन जिन भी बच्चों को नहीं पता है, बार बार मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैडम क्लास कितनी बजे आती है, मैडम क्लास कितनी बजे आती। मैंने आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि क्लास जो है अपनी 6 बजे आती है वैसे तो, और अगर बाई चांस कभी टाइम चेंज हुआ भी तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो फटाफट से आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी क्लास आनी होगी, कितनी भी बजे आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाकी जो ये क्लासेज जो हैं वो यूट्यूब पे हमेशा के लिए पड़ी रहेगी, तो जब चाहे आप इनको देख सकते हो। पुराने वाले चैप्टर भी हैं, उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अपना अनुलेखन। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा दूं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे कि बच्चे जो हैं पुराने वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि मैडम, एक दो बार और मैंने कमेंट भी देखे थे कि मैडम आप ना कमेंट नहीं पढ़ते हो, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो भैया आप इतनी पुरानी वीडियोस पे अगर क्वेश्चन पूछोगे तो कितने हज़ारों कमेंट आते हैं, तो उनको हम कब चेक करेंगे, और कितनों को मैं कब बीच में से क्वेश्चन निकालूँ, उसके बीच में से कब बच्चे ने कब पूछा है। अगर आपको रियली अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप या तो वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आप डाल सकते हो कमेंट में, और अगर इसमें नहीं डालना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो किस पे, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, नंबर जो चल रहे हैं उनके ऊपर आप कमेंट कर दो, तो समझ में आएगा कि भैया हाँ बच्चे का कमेंट आया है, इसको आंसर करना है। अब उसमें इतने सारे कमेंट होते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन से बच्चे का कब कमेंट आया है, ठीक है ना। तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, नंबर के ऊपर कमेंट कर सकते हो आप। और बाकी जो है, अगर वैसे तो इस लेसन से संबंधित रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे डीएनए एन वो अपने डेज जो 5 days to 3 days 3 days to 5 days दोनों श्रृंखलाएं कैसे होती है, ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये वाला तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि एन 5 days to 3 days कैसे होता है, 3 to 5 days कैसे होता है, और ये छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो ये चीज़ें तो मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, तो मैं अब उसका आंसर कहाँ से कर दूँ भाई, है ना, वो पढ़ा ही चुकी हूँ, तो क्या मैं लेसन वापस स्टार्ट थोड़ी करूँगी उनको, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट है अपना अनुलेखन। अनुलेखन नेक्स्ट टॉपिक है अनुलेखन। इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। देखो, डीएनए जो है वो खुद अपनी फोटोकॉपी बना सकता है, यानी डीएनए से डीएनए बन सकता है। ये अपन प्रयोग द्वारा भी समझ चुके हैं और हमने इसकी विधि भी पढ़ ली है। इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। लेकिन इस डीएनए के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि ये कहता है कि मैं डीएनए से डीएनए तो खुद बना सकता हूँ, लेकिन मैं डीएनए से आरएनए भी बना सकता हूँ। तो ये डीएनए से आरएनए भी बना सकता है, डीएनए से आरएनए भी बना सकता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बना सकता है, देख लो, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का बनना, यानी डीएनए की सूचना अब आरएनए में जाएगी, इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अब लास्ट क्लास का याद करो, ये इसी क्लास में मैंने आपको अभी भी बताया था कि डीएनए से डीएनए का बनना यानी कि रेप्लिकेशन, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में समान ही होती है, तो हमें उनको अलग अलग नहीं पढ़ना है। लेकिन अब ध्यान देना कि डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, यानी कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हो रही है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल अलग होगी और यूकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल अलग होगी। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूछी जा सकती है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूछी जा सकती है। क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है कि बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे होता है, बताइए यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अब आगे की ओर, यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन। ये भी इसके अगला वाला टॉपिक है। पहले हम पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा, या अनुलेखन इसे कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में अलग अलग हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर अभी मैंने ये स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, है ना।
तो आज के लिए हमने जो प्रयोग पढ़ा है उस प्रयोग को आप एनसीईआरटी बुक्स में ज़रूर देखें और इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर करें। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, या नहीं कर सकते तो आप इसमें जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, उस पर आप मैसेज डाल सकते हो कि भाई मेरी ये समस्या है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगी वो समस्या का हल जो भी है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो आज क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच, बने रहिए क्लासों के साथ में, जुड़े रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐप जो है हमारी कोचिंग का जो अपनी क्लासों का ऐप जो है, कोचिंग क्लासेस का ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर के ऊपर जाकर, क्योंकि लॉन्च हो चुका है ऐप। उस पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी और नई नई क्लासेस जो है उसके ऊपर भी आएगी आपके। और पेड कोर्स जो है हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ में वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी, टेस्ट भी लगाए जाएंगे और वहाँ पर आपको नोट्स भी बिल्कुल प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, आज ही आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो कि अभी 11th में हैं और 12th क्लास में आने वाले हैं, तो उनको भी आप ज़रूर बताइए कि पेड कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो इसी तरह से हमारे सारे टॉपिक जो हैं वो वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। अपने इसके ऊपर यूट्यूब पे तो सारी क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही आपको माहौल मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो हिंदी मीडियम के हैं और उनकी प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनको ऐसा मैटर नहीं मिल पाता है, तो वहाँ तक उन बच्चों तक आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, वरना अगर क्लासें अच्छी लग रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।